बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको नाकाबिले तरदीद सबूत दिखाऊंगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से या अड्डे मांगे थे या एयर स्पेस मांगी थी, और हमारे साथ सरेआम पूरी कौम के साथ गलत बयानी की गई है। दो तीन गलत बयानियां हैं जो मैं आपके सामने यहां पे बयान करता हूं, एक अड्डों या एयर स्पेस के हवाले से और एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से कि उन्होंने फौज से मदद मांगी थी कि मुझे बचाओ, ये जो अदम एतमाद आ गई है इससे। ये भी आपके सामने रखता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो 5th जनरेशन वॉर थी वो हमें आज से कुछ साल पहले बताया गया था कि पाकिस्तान के नौजवानों ने लड़नी है। अब हमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को कोई अक्ल समझ नहीं है, वो जाहिल हैं, वो डंगर हैं। और अब ये 5th जनरेशन वॉर हामिद मीर, हुसैन हक्कानी, उधर से जाके वकास गुराया, गुल बुखारी, मोहसिन दावड़, अली वजीर, अगर हो सका तो तारिक फतेह, इन सब को करके रिक्रूट और इनके जरिए लड़ी जाएगी अब 5th जनरेशन वॉर। अब हमें यह बताया जा रहा है। आपके सामने सब कुछ रखता हूं, लेकिन उससे पहले एक दुखी दिल से बात करना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं। वो कौन शख्स था जिसने अदम एतमाद वाले दिन अचानक FIA से लोगों के नाम लिस्टों पे डलवाया था कि कोई मुल्क से बाहर न जा सके? वो कौन था? किस अथॉरिटी के तहत ये किया गया था? मुल्क में हुकूमत नहीं थी, काबीना नहीं थी, किसकी ऑर्डर थे? फिर ये पता चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अदम एतमाद और ये सारी साजिश के दौरान पूरी हुकूमती मशीनरी ने किसके कहने पर वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात मानने से इनकार किया हुआ था? यह भी सामने आना चाहिए। रात को अदालतें कैसे खुली, ये तो हमारा सवाल मौजूद ही है। मैं यहां पे आपको बता दूं कि जिस दिन ये बातें खुल के सामने आई, आर्टिकल 6 लगेगा कुछ लोगों पे और उनको सजाए मौत होगी। अगर कभी ये हुआ, ये अगर का बड़ा लफ्ज है, लेकिन पाकिस्तान में ये होगा नहीं, क्योंकि यहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो यहां मैं पहले एक बात कर दूं क्लियर, इमरान खान को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो जुल्फकार अली भुट्टो ने की थी, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो ने ज़िया-उल हक को यह धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी मूछों से अपने बूटों के तस्मे बनाऊंगा। बड़ी धमकी थी ये। उसके बाद भुट्टो का क्या अंजाम हुआ सब ने देखा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहां इतना मोमेंटम बना रहे हैं, वहां किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये मैसेज कन्वे कर दें कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे, और इंशाल्लाह आएंगे, इट्स नॉट अबाउट इफ, इट्स ओनली अबाउट व्हेन, जब वो इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएंगे 2/3 अक्सरियत के साथ, तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। ऑल विल बी फॉरगिवन, क्योंकि हुकूमत उनकी आएगी तो पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करेंगे, आज़ादी, खुद मुख्तारी, सालमियत की बात करेंगे और मंडेला की तरह सबको माफ़ कर देंगे। ये पैगाम उन्हें देना पड़ेगा, वरना कुछ डरपोक डरे हुए लोग उनका रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडों पर ऑलरेडी उतर आए हैं और वो मजीद भी किसी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। ये मैं पहले बात कर दूं, इसके बाद आपको अब चीज़ें दिखाता हूँ। नाज़रीन, कुछ पहले आपको बताता हूँ, एक बल्कि आपको वीडियो सुनवाता हूँ मैं, बल्कि इसको वीडियो नहीं करते हैं, इसको ऑडियो सुनते हैं। और मैं इसको फेसबुक के लिए सिर्फ मैं अपने अल्फाज में बयान कर दूंगा, यूट्यूब के लिए मैं आपको इंग्लिश में भी सुनवा दूंगा। तो ये ज़रा सुनते हैं कि इस ऑडियो में अमरीकी ओहदेदार क्या कह रहा है जब उससे सवाल पूछते हैं सहाफ़ी। ये ज़रा आपने सुनना है, मैं आपको ऑडियो सुनवाने लगा हूँ। ये आपके सामने मैं चलाता हूँ, ये सुने आप। The United States like to have a drone base in Pakistan. So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. साफ़ी सवाल पूछता है अमरीकी ओहदेदार से कि आप ड्रोन के लिए और ये सारा कुछ, मतलब बेसिस के वाले से सवाल पूछता है। वो कहता है कि मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी हर तरह से डिप्लोमेटिक सतह पर भी और मिलिट्री और हर तरह से सतह पे बातचीत चल रही है कि किसी भी तरह से आईसिस, अलकायदा दोबारा अफगानिस्तान में ना आए। हमारी बातचीत चल रही। अब क्या पकोड़े तलने पे बातचीत चल रही थी? अब मुझे बताएं ना जरा, कुछ समोसे तलने पे बातचीत चल रही थी, कुछ टमाटर और आलू की कीमतें डिस्कस हो रही थी? बातचीत यही चल रही थी कि या हमें एयरबेस दे दो या हमें ओवर द होराइजन अटैक करने दो। इसको मैं आपको एक और सबूत दिखाता हूं कि अमेरिका का एक अपना काफ़ी हमख्याल बंदा
चिड़ी बाबा वो क्या कहते हैं इस बारे में। अब अमेरिका से काफ़ी क्लोज हैं चिड़ी बाबा, ठीक है, आपको ये पता है, तो वो कम से कम अपने करीबी अपने दोस्त मुल्क के हवाले से कोई गलत बात नहीं करेंगे। ये आपने अमरीकी अहदेदार की बात सुनी है, इसमें वो कहते हैं जो मैंने आपको बता दिया कि हाँ हम निगोशिएशन कर रहे हैं। इसके बाद ये चिड़ी बाबा क्या कहते हैं ये अब आपने सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कॉम के जो चीफ है मैकेंजी, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है यूएस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये डर है कि आईएस, अलकायदा और इस किस्म के टेररिस्ट ग्रुप्स वो वापस ना अफगानिस्तान में आ जाएं या ज्यादा बढ़ ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी है वहां। अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान को और नेबरिंग स्टेट्स को खतरा होगा और फिर हमें खतरा होगा उससे। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई बेसिस मिल जाए ताकि हम हमेशा मॉनिटर कर सकें और अगर जरूरत पड़े तो एयर पावर के जरिए हेल्प भी कर सकें। और मेरी नॉलेज में ये है कि अमेरिकन आर आस्किंग फॉर बेस, 1 or 2 bases इन पाकिस्तान फॉर ओवरफ्लाइट्स, फॉर ड्रोन्स, कि मॉनिटर किया जाए वहां क्या हो अफगानिस्तान के, ऐसे नहीं छोड़ के जाना हमने। और फिर उनका यह भी है कि अगर खुदा न खास्ता यहां मिलिटेंट इस्लाम या रेडिकल इस्लाम जो है उसकी लहर आ जाती है, जो कि हर रोज कुछ ना कुछ हम दिखा देते हैं उनको कि ये हो सकता है यहाँ, तो कि यहाँ के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर भी जरा नजर रखिए। तो अब बात यह है कि अगर आपने टिल्ट करनी है टुवर्ड्स द वेस्ट, तो ये सारी चीजें जो है ना ये कड़वा घूट करना पड़ेगा आपको, उसके बगैर आपका चारा नहीं है। फैटफ से बचना, आईएमएफ से लेना, वर्ल्ड बैंक से लेना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुलानी, तो ये विदाउट वेस्ट यू कांट डू दिस। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बड़ी रियलिस्टिक किस्म की असेसमेंट कर रहे हैं जनरल बाजवा। मगर मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा है इस सारी असेसमेंट के साथ है कि आप यू डोंट नो हाउ टू गेट दिस डन। आपने सारे 3/4 ऑफ पाकिस्तान को आपने प्रॉब्लम में डाल दिया है बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपने जिस बंदे को चुना है, लुक व्हाट ही इज डूइंग। ये अब आपने सुन लिया, अमेरिका अड्डे मांग रहा है या ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए मांग रहा है, यानी एयर स्पेस मांग रहा है। जनरल बाजवा ने ये अच्छा फैसला किया है, लेकिन उनके लिए मसला ये है कि जिस बंदे को वो ले आए हैं, इमरान खान की बात हो रही है, वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर आपने मगरिब को राजी करना है, आपने आईएमएफ से हालात ठीक करने हैं, फैटफ से हालात ठीक करने हैं, वर्ल्ड बैंक से हालात ठीक करने हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे चिड़ी बाबा कहते हैं कि मैं बड़ी तारीफ करता हूँ जनरल बाजवा की इस सोच की। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पहले अमरीकी अहदेदार ये कहता है, फिर पाकिस्तान में अमेरिका के तर्जुमान ये बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखाने लगा हूँ, मेरे पाकिस्तानियों, हर चीज़ आपके सामने रखी जाएगी। ये CNN इंटरनेशनल की खबर है कि बाइडन ने अपने लॉ मेकर्स को कहा है कि अमेरिका उस मुआहदे के करीब हो गया है जिसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस उन्हें मिलेगी मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए। ये CNN ने खबर दी है, जो अमेरिका का PTV समझ लें आप। इसके बाद हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है एब्सोल्युटली यस, यानी पाकिस्तान ने स्पेस दे दी है। ये चेक करें, रीदा फरूकी। ये है आपका एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बाकायदा मुआहदे के तहत पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दी जा रही हैं। ये देखते जाएं। और ये फिर सब बाकी ये साफ़ियों ने क्या क्या लिखा हुआ है ये आप खुद पढ़ लें, जियो की खबरें पढ़ लें, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। हर तरफ ये रिपोर्ट हुआ है, ये वाइडली रिपोर्टेड है। ठीक है जी, अब आपने ये देख लिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा आगे इस चीज़ को हम देखते हैं। ये एब्सोल्युटली यस इसने कहा था, अब ये चेक करें। फौजी अड्डे मांगे ही नहीं गए थे, ये 14 अप्रैल को किसका बयान आया ये आप देखें। ठीक है, खुद आपको तजादात नज़र आ जाएंगे। ये लोग पहले क्या कहते थे कि आपने दे दिए हैं अड्डे, अब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि आजकल ये नए नए फ़ौज के तर्जुमान बने। अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे, DJSPR का 2 टोक और वाज़े बयान। ये इनकी आप तरानियाँ जानिए और पैंतरे बदलना देखें, उसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। विकीलीक्स ने बताया कि 1998 में बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिकन को बताया कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को सपोर्ट नहीं करती। बेनज़ीर के पहले टेन्योर में आर्मी चीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को GHQ में बुलाया एक्सक्लूसिव ब्रीफिंग के लिए उन कोर सिक्योरिटी इशू जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम और कश्मीर शामिल था। उन्होंने ये कबूल किया, पर जब वो आई दरवाजे पर तो रॉबर्ट ओकली जो अमेरिका का एम्बेसडर था वो भी उनकी कार में बैठा हुआ था। आर्मी ने फ़ौरन वो मीटिंग कैंसिल कर दी। ये मैंने क्यों बात की है, DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफ में ये कहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डायरेक्ट
जवाब देते हुए, जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुम इन लोगों के हवाले न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहे हो जो करप्ट लोग हैं, उन्होंने जवाब दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को आज तक सब ने बड़ी हुब्बुल वतनी से डील किया है, इसका बड़ा ख्याल रखा है, सब ने इसको जो है वो किया है और सब मुहिब्बे वतन ने ये बात की। ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं कि बेनज़ीर अमेरिकी एम्बेसडर को लेके ब्रीफिंग में पहुंच गई थी कि देख लो न्यूक्लियर पे वो क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं। बेनज़ीर खुद अमेरिकन को कहती रही कि मैं हक में नहीं हूं कि पाकिस्तान धमाके करे। नवाज शरीफ का भी यही स्टांस था उस टाइम, बड़ा मजबूर किया गया था नवाज शरीफ को ये हमले धमाके करने के लिए। तो ये जो हुब्बुल वतनी का चूरन बेचा गया है ये भी गलत बयानी की गई है। अब मैं आगे चलता हूं, आपको सबूत तो नाज़रीन सारे दिखाने हैं क्योंकि सबूतों के बगैर तो बात बनती नहीं है। शीरीन मज़ारी ने चैलेंज किया है, उन्होंने ये चैलेंज किया है कि जो आपने कहा है कि इमरान खान ने बुलाया था और इमरान खान ने मदद मांगी थी फौज से कि बचाओ मुझे ये अदम एतमाद से, वो ये कहती हैं कि मैं ये फैक्ट बता रही हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती हूँ कि इमरान खान ने किसी से मदद नहीं मांगी थी। फौज ने वजीर दिफा के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म को मैसेज भेजा था कि हम मिलना चाहते हैं और फिर वो आए और उन्होंने ये 3 ऑप्शन रखे थे। फिर शीरीन मज़ारी हामिद मीर को जवाब देते हुए कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता, परवेज़ खटक से मैं बात करके बता रही हूँ कि ऐसे ही हुए थे सारे वाक़यात। तो नाज़रीन ये सिर्फ इतना सा खेल मैंने आपको बताया है अभी तक कि क्या हुआ है कि अमेरिका ने यहाँ पे फ़िज़ाई हमले या उन्हें फ़िज़ाई हदूद चाहिए। देखिए फ़िज़ाई हदूद जो चाहिए ना, इनको ये लगता है कि हम 90 की दहाई में रहते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं होगा। भाई लोग अब फ्लाइट रडार देखते हैं, लोगों को पता चल जाता है। और अगर अफगानिस्तान में ड्रोन होगा, इवन सर्वेलेंस भी होगी, तो लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि गुजर के जाने का एक ही रास्ता है। ईरान तो नहीं देने वाला एयर स्पेस अपनी, एक ही रास्ता है हमारे बलूचिस्तान के ऊपर से गुजर के जाना है, उन्होंने तभी जा सकते हैं। तो पता चल जाएगा लोगों को ये, लेकिन ये समझते हैं लोगों को पता नहीं चलेगा। तो अड्डे देने हैं या एयर स्पेस देनी है, फैटफ से तब मामला ठीक करने हैं, IMF से ठीक करने हैं, वर्ल्ड बैंक से ठीक करने हैं, पैसा आएगा, डॉलर आएंगे। अपनी तरफ से हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया गया है, अपनी तरफ से मुल्क को माशी गर्दाव से निकालने के लिए ये फैसले किए गए कि चलो चोरों को बिठा देते हैं, मुल्क का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ये हुआ है। पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक कू हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त एक मार्शल लॉ लगा। देखिए मैं खुल के बात करता हूँ, मैंने आपको हमेशा कहा है मैं खुल के बात करता हूँ और खुल के ही होगी। इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है और शहबाज शरीफ सिर्फ सामने एक कठपुतली बैठी हुई है। मैं इसको हाइब्रिड शैब्रिड नहीं कहूँगा, मैं इसको कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगा। मुल्क में मार्शल लॉ है और शहबाज शरीफ को सामने रखा हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए कि जी ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। 6 दिन हो गए हैं उनकी काबीना नहीं बनी अभी तक। पीपल्स पार्टी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है माशी तौर पे। और शहबाज शरीफ के हवाले से एंड में बात कर दूं कि उनको बिठा तो दिया गया है सामने, फैसले उन्होंने करने नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना फॉरेन पॉलिसी का, ना कुछ जो भी इंपॉर्टेंट फैसले हैं शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है। उनको सिर्फ शहबाजी करने का इख्तियार दिया गया है। तो शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि सारी मईशत की जो खराबी है, जो महंगाई हुई है दुनिया पे, सारा कुछ नजला मुझ पे गिरेगा। हुकूमत अगर हमें मिल भी जाती है तो आवाम से हम गालियां खाएंगे, लोगों में निकलने के काबिल नहीं रहेंगे, हमें किन नफलों का सवाब मिल रहा है। शहबाज शरीफ परेशान है। उनसे जो साफ़ी भी मिले उनमें से कुछ ने कहा, शायद हबीब अकरम ने यह बात किया किसी और ने, कि शहबाज शरीफ खुश नज़र नहीं आए हुकूमत मिलने में, जो 30 साल से वो ख्वाब देख रहे थे। क्यों खुश नहीं है? ये जो ढोल उनके गले पड़ गया है, पीपल्स पार्टी भी उनके ऊपर डाल रही है सारा कुछ, JUI तो डालेगी, MQ हमने शायद वजारतें लेने से भी इनकार कर दिया है। इनके लिए बड़े मसाइल खड़े होने वाले हैं। इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी इनके पास नहीं है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि ये लोग महंगाई में हुकूमत चला सकें, इनको पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, डीजल महंगा करना पड़ेगा, बिजली ये ऑलरेडी महंगी कर चुके हैं। तो मैंने आपको बड़ी खरी खरी बातें बता दी हैं। सारी साजिश हुई है अमेरिका को राज़ी करने के लिए, मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, सब कुछ हुआ है, अवाम से झूठ बोला जा रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ये लाखों करोड़ों को नहीं पकड़ सकते, ये चंद को पकड़ सकते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है, ये धमकियां दे रहे हैं सिर्फ। इनको मैं इतना कहूँगा कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अगर मुल्क बेचा ही था तो $100 अरब का कर्जा ही माफ़ करवा लेते। वो तुम्हें फिर भी सिर्फ पिटन्स देंगे। वो नवाले जो खाते हैं ना, उनमें से जो गिरेगा ना नीचे, तुम्हें फिर भी वही देंगे। कुछ शर्म कर लेते यार। अमरीकी CIA का चीफ या अमरीकी सदर धमकी देता तो समझ भी आनी थी कि तुम लोग लेट गए हो। तुम एक अंडर सेक्रेटरी की धमकी पे लेट गए हो। पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया तुम लोगों ने। आंख नहीं मिला सकता मैं, जो मैं बड़े बड़े दावे करता था कि हमारा मुल्क बदल गया है, हमारे इदारे बदल गए हैं, अब खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, खुद मुख्तारी। आपने सारी अवाम को अपने खिलाफ कर लिया। आपने ये बात करके कि इस मुल्क की जो यूथ है वो इल इन्फॉर्म्ड है। आप डरते हैं।
यूथ ने फैसला करना है, इस मुल्क के लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने भूखा रहना है, सख्ती बर्दाश्त करनी है, या उन्हें आसानी चाहिए अमेरिकी गुलामी की कीमत पे। ये फैसला करने वाले आप नहीं हैं। ये मुल्क अवाम का है, आप अवाम की हिफाजत करें। मुल्क आपका नहीं है कि आप फैसले करेंगे कि अवाम ने क्या चूज करना है। मार्शल लॉ लगाने का किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। इस मार्शल लॉ को ख़त्म करें, इलेक्शन की तरफ जाएं और हालात को ठीक करें। मुझे लोग कहते हैं जी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पे सिर्फ आप फोकस करें। मैं हमेशा बीमारी की जड़ पे फोकस करता हूँ, ये मेरा हमेशा असूल रहा है। मैं शुरू में बातें करता रहा, आपको इशारों में लेयर्स हैं, काम कर रही हैं, इमरान खान को नहीं काम करने दे रहे, नहीं एहतसाब होने दे रहे, डीलें दे रहे हैं। मुझे लोग कहें जी ओ जी आप इदारे के खिलाफ लोगों को कर रहे हैं, होना आराम है सबको। मैं जब बातें आपको इशारों के नाम में समझा रहा था, समझ जाते ना, तब लोग खड़े हो जाते थे, ये नौबत ही ना आती। अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब हमें शायद अपनी जानें भी देनी पड़ेंगी, सीनों पे गोलियां भी खानी पड़ेंगी, तब जाके शायद मसाइल हल होंगे, तब शायद ये आसानी से हल हो जाते, तब लोग निकल आते सड़कों पे। जिस दिन इमरान खान के खिलाफ रात को अदालतें खुल रही थी ना, 1 लाख बंदा अगर जाता ना, रेड जोन में घुस जाता, पुरअमन तरीके से खड़ा हो जाता डी चौक पे, यकीन माने सारे फैसले उसी दिन रुक जाने थे। अवाम निकली नहीं। अब आपको एहसास हुआ है कि क्या साजिश हुई है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इंशाल्लाह सब रिवर्स होगा और इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आके इस मुल्क को गुलामी से निकालेगा और हकीकी आज़ादी का ऐलान करेगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। लेकिन लड़ाई सियासी सतह पे होगी और अभी ये लड़ाई बड़ी आगे जानी है। जो लोग कहते हैं ना कि साफियों को इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर पे ट्रेंड नहीं करना चाहिए, इस वक्त न्यूट्रल सिर्फ बेगैरत रह सकता है जो अपने मुल्क का वफादार नहीं है। कोई गैरतमंद बंदा न्यूट्रल नहीं रह सकता। इस मौके पे हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना है। इस मौके पे मुल्क के साथ खड़ा होना पड़ेगा। किसी इदारे की चमचागिरी नहीं, किसी हुकूमत की, किसी सियासी जमात की चमचागिरी नहीं। रियासत पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है, इसलिए जलसों में भी जाएं तो पाकिस्तान के झंडे लेकर जाएं। अब ये बात सियासी जमातों की तहरीक से आगे बढ़ चुकी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो और सबकी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।